मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो 211 जो कि है क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। बचपन में मेरी क्लास में दो ट्विन्स पढ़ते थे, जुड़वा भाई पढ़ते थे। एक का नाम असद था और एक का नाम अशर था। दोनों में एक बात बहुत मुश्तरक थी, एक तो उनकी शक्लें मिलती थी, पर जब उनमें से कोई एक भी बीमार होता था तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि असद कराची गया हुआ था और अशर रहीमियार ख़ान में अगर बीमार हुआ तो असद कराची में बीमार पड़ गया। उनमें कोई ना कोई चीज़ मुताबिकत रखती थी, कोई ना कोई लिंक मौजूद था और हम उस बात को बहुत इन्जॉय करते थे। पर जब मैंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को पढ़ा तो मुझे असद और अशर की कहानी दोबारा याद आ गई। मेरे पास यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है। अगर हम दो पार्टिकल्स को, क्वांटम पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पास लाएं और वो अपनी प्रॉपर्टीज शेयर कर लें, वो अपनी क्वांटम स्टेट्स को शेयर कर लें और उसके बाद हम उनको दूर दूर ले जाएं, तो जब मैं एक पार्टिकल की स्टेट चेंज करूँगा तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट भी चेंज होगी। आप कहेंगे कि उनमें किसी किस्म का लिंक होगा। जी नहीं, उनमें किसी किस्म का लिंक नहीं है। उनके दरमियान कोई चैनल नहीं है, कोई डाटा लिंक नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। पर जब मैं किसी एक पार्टिकल की स्टेट को चेंज करूंगा तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। वो एक किस्म के अशर असद ट्विन ब्रदर्स जो हैं वो बन चुके हैं। इस चीज़ को हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं और इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि बीच में किसी किस्म का कम्युनिकेशन लिंक मौजूद नहीं होता। मैं आपको दो पार्टिकल्स दिखाता हूँ। ये दोनों पार्टिकल्स इस वक्त स्पिन कर रहे हैं। सपोज़ हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब हम जब भी इसको ऑब्ज़र्व करेंगे इन दोनों पार्टिकल्स को, तो क्या ये हमें ऐसे स्पिन करते हुए नज़र आएंगे? जी नहीं, बल्कि बोहर ने हमें ये कहा कि नहीं, जब हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती हैं, तो ये हमें एक फ़िक्स्ड स्टेट में नज़र आएंगे। और अगर ये इंटेंगल्ड हैं तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट स्टेट में होंगे। मसलन जो ऊपर है रेड कलर का पार्टिकल वो इस वक्त अपवर्ड स्टेट में है और नीचे जो पार्टिकल है वो इस वक्त डाउनवर्ड स्टेट में है। तो जब मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया तो ये फिक्स स्टेट में आ गए, पर जैसे ही मैंने इनकी ऑब्ज़र्वेशन को ख़त्म किया तो ये दोबारा पिन करना शुरू हो गए। इस चीज़ को बोहर ने सबसे पहले दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, पर आइंस्टाइन ने इस पर बहुत ज़्यादा शक का इजहार किया। आइंस्टाइन का ख्याल था कि ऐसा इंटेंगलमेंट नहीं हो सकती और वो इसको कहता था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, इंटेंगलमेंट की एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास दो चेस के बोर्ड्स हैं और ये दोनों चेस के बोर्ड्स जो हैं ये इंटेंगल्ड हैं। ठीक है जी, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं और ये एक ही क्वांटम स्टेट में हैं। तो हम जब इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, अब सपोज़ मेरे पास जो लेफ़्ट चेस का जो बोर्ड है इसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मेरे पास डाइस है और मैं डाइस रोल करूँगा और मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा, तो हमें ये बताया गया था कि जब भी हम किसी क्वांटम स्टेट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो फिक्स्ड स्टेट में आ जाती है। तो अब मैंने क्या करूँगा जी, मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा और ये जो मेरे पास दूसरी चेस है इसको मैं ऑब्ज़र्व नहीं करूँगा। तो मैंने जैसे इस पर डाइस किया तो डाइस जो है वो वाइट कलर के स्क्वायर में गिरा और इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया। क्योंकि ये दोनों चेस बोर्ड जो हैं इंटेंगल्ड थे तो मुझे पता है कि दूसरी तरफ जो भी बोर्ड होगा उस पर जब डाइस रोल करके फेंका जाएगा तो वो ब्लैक, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की स्पिन जो है वो अपोजिट है। तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मैंने हालांकि इस चेस बोर्ड को देखा भी नहीं, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इस चेस बोर्ड को देखते हुए कि यहाँ पर अगर वाइट स्क्वायर में डाइस गिरा है तो वहाँ पर ब्लैक स्क्वायर में डाइस गिरा होगा। अब आप अज्यूम करें, इसकी एप्लीकेशन देखें कि अगर मैं एक चेस बोर्ड जो है वो ज़मीन पर रखता हूँ और दूसरा चेस बोर्ड जो है इनको हम रॉकेट के ज़रिए चांद पर, मून पर ले जाते हैं। अब इस चेस बोर्ड के बारे में मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं पेशन गोई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा डाइस को रोल करूँ और डाइस अगर फिर वाइट कलर के स्क्वायर पर गिरे तो मैं कह सकता हूँ कि जो चांद पर चेस बोर्ड था उस पर डाइस जो है वो ब्लैक कलर के स्क्वायर पर गिरा होगा। ये जो कम्युनिकेशन है
इसको हम इंटेंगलमेंट कहते हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर ब्लैक कलर पे वो डाइस गिरेगा तो वहाँ पर यकीनन वो वाइट कलर पर गिरेगा, वहाँ पर उसकी स्पिन ऑपोजिट होगी, वहाँ पर हमारे इस पूरे सिस्टम की स्पिन ऑपोजिट होगी। तो हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस इंटेंगलमेंट के आर्गूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं था। आइंस्टाइन जो है वो हमेशा से ये कहता था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, और इस वजह से वो इसको कहा करता था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइसिस, कि गॉड जो है वो डाइसिस खेलता नहीं है। और बोहर ये कहता था कि आप गॉड को ये बताना बंद करें कि उसने क्या करना है। तो हमेशा बोहर और आइंस्टाइन की एक सर्द जंग रहती थी क्वांटम मैकेनिक्स पर। अब जब आइंस्टाइन ने ये देखा और स्पेशली इंटेंगलमेंट देखी तो वो तो इस पर बहुत ही हैरान हुआ और उसको एक मौका मिल गया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जाहिर कर सके। तो आइंस्टाइन ने एक एग्जांपल दी। उसने कहा कि मेरे पास ग्लव्स का एक पेयर है, उसमें यकीनन एक दाएं हाथ का ग्लव होगा और एक बाएं हाथ का ग्लव होगा। तो अब अगर मैं दाएं हाथ के ग्लव को ऑब्ज़र्व करता हूँ, या ऐसे करें कि वो मुझे घर पे पोस्ट हो गया और एक डब्बे में बंद होके आया, और दूसरा जो ग्लव है वो हमने रख दिया और वो हमने रॉकेट पे चांद पर भेज दिया। तो जब मैंने वो डब्बा खोला तो मुझे तो दाएं हाथ का ग्लव जो है वो नज़र आया, और मुझे पता है कि बाएं हाथ का जो ग्लव है वो चांद पर चला गया। पर ये जो प्रिडिक्शन थी ये तो पहले ही डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि जब ग्लव्स रखे गए थे उस वक्त पता चल गया था कि राइट हैंड का ग्लव जो है वो मेरे पास आ रहा है और लेफ़्ट हैंड का ग्लव जो है वो चांद पर जा रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन की एज सच कोई अहमियत नहीं है, मैं ऑब्ज़र्व करूं या ना करूं ये स्टेट चेंज नहीं होगी। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि ऑब्जर्वेशन से पार्टिकल्स की स्टेट्स जो हैं वो चेंज नहीं होती और क्वांटम इंटेंगलमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि बोहर का ये कहना था कि नहीं, अगर हम क्वांटम फिज़िक्स के लेवल पर जाएं, बहुत छोटे लेवल पर जाएं, एटॉमिक लेवल पे जाएं, तो वहाँ पर क्वांटम स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं और उनको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें इंटेंगलमेंट मिलती है। अब इस चीज़ को कैसे साबित किया जाए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आइंस्टाइन जो है वो 1962 में उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन बेल, और जॉन बेल ने एक मशीन का एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जिससे वो ये देख सकते थे कि क्या आइंस्टाइन जो है वो ठीक कह रहे हैं या बोहर ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक मशीन के खदोखाल बनाए जिसमें हम इंटेंगलमेंट जो है वो कर सकते थे पार्टिकल्स की, और उस मशीन को एक और साइंसदान ने अमली शक्ल बनाई। इनका नाम भी जॉन क्लॉजियर था, और ये आइंस्टाइन के बहुत बड़े फ़ैन थे और ये साबित ये करना चाहते थे कि इंटेंगलमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और इसलिए इन्होंने इस मशीन का पूरा खाका बनाया और उस मशीन को दिन रात मेहनत के बाद बनाना शुरू कर दिया। ये है वो मशीन जिसमें सबसे पहले इंटेंगलमेंट की गई, देखी गई पार्टिकल्स की, और इसमें हज़ारों पार्टिकल्स जो हैं वो सिमुलेट किए गए जिनकी इंटेंगलमेंट थी। अब जब रिज़ल्ट सामने आना शुरू हुए तो उनको नज़र आया कि जब भी इंटेंगल्ड पेयर को देखते थे तो एक की स्टेट दूसरे की स्टेट से ऑपोजिट थी, और जब भी किसी की स्टेट जो है वो चेंज होती थी तो उसके इंटेंगल्ड पेयर की एट अ डिस्टेंस स्टेट जो है वो चेंज हो जाती थी। इसमें अहम बात यह है कि हम जो नॉर्मल पार्टिकल है उसको भी देख सकते हैं और उसका जो इंटेंगल्ड पार्टिकल है उसको भी देख सकते हैं। हम असद और अशर दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। उसको बड़ी मायूसी हुई कि ये क्या, ये तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो, आइंस्टाइन का जो ख्याल था वो गलत साबित हो रहा है। उसी वक्त एक और साइंसदान ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया और उसको भी ये नज़र आया कि जब हम बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें स्पिन करती हैं, और अगर इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हों, उनका पेयर हो, तो जब एक की स्पिन हम मेयर करें तो दूसरे की स्पिन जो है वो उससे ऑपोजिट होती है, चाहे वो हम मेयर करें या ना करें। तो इंटेंगलमेंट जो है वो साबित होगी, और जॉन क्लूजर जो है उसको मायूसी तो हुई पर उसने इंटेंगलमेंट को प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली साबित कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इंटेंगलमेंट का फ़ायदा ये है कि ये फ्यूचर कम्युनिकेशन की बेसिस है। अगर आप सोचें कि ये जो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान कोई चीज़ ट्रैवल नहीं करती, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से इंटेंगलमेंट होती है या स्पीड ऑफ लाइट से कम तेज़ी से इंटेंगलमेंट होती है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो आइंस्टाइन का था। मैं आपको अब इंटेंगलमेंट की
एप्लीकेशंस बताता हूँ। आपने कभी स्टार ट्रैक देखी होगी। स्टार ट्रैक मूवी में टेलीपोर्टेशन होती है, मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है। ये इंटेंगलमेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि हम फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे भी, और अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसमें हम एक जगह से दूसरी जगह मास को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि इंटेंगलमेंट की एक एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। पर ये है कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। इंटेंगलमेंट के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास कुछ जजीरे हैं जिसमें लैब्स बनी हुई है जो कि इंटेंगलमेंट कर रही हैं। और वो क्या इंटेंगलमेंट कर रही है, वो एक छोटा सा फोटोन जो है वो 143 किलोमीटर दूर जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि बीच में कोई भी कम्युनिकेशन लिंक नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर आप ये देखें तो ये वो लैब है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको बताया कि 143 किलोमीटर के फासले पे एक जो फोटोन है उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, कैसे की जाती है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये दो पार्टिकल हैं और ये इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं। तो क्या हुआ जी, ये जो कॉमन क्वांटम स्टेट्स हैं उनको शेयर करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉमन है। एक ऑरेंज कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। अब मैंने एक तीसरा पार्टिकल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ। सपोज़ ये इंग्लैंड है ब्लू कलर और ये फ्रांस है। तो मैंने यहाँ से इस ब्लैक कलर के पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना है इंग्लैंड से फ्रांस में। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से इसको भेजूँगा इस तरफ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं ये करूँगा, मुझे ये पता है कि ये जो ब्लैक पार्टिकल है ये अगर वहाँ पर जाएगा तो उसी कंडीशन में जा सकता है जब यहाँ पर ये ऑरेंज पार्टिकल वाइट बन जाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो वाइट का ऑपोजिट होता है। तो मैं इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना शुरू कर दूंगा। जब मैं इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूंगा, अब देखिए मैं इसको वाइट करता जा रहा हूं तो ये ग्रे कलर का होता जा रहा है। और जब मैं इसको पूरा वाइट कर लूँगा तो ये ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल थे। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो है, जो मैंने मेरा गेस्ट पार्टिकल था उसको इंटेंगल कर दिया, अब वो फ्रांस में पहुंच चुका है। पर एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल की जब हम क्वांटम स्टेट्स को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये नहीं हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे और वहाँ पर भी पहुँच जाए। वहाँ से पहुँचने से पहले ये यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं रहेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। जापान, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जापान ने 300 किलोमीटर्स के फासले पर फोटोन को, लाइट के यूनिट को, फोटोन को ट्रांसपोर्ट किया है इंटेंगलमेंट की मदद से। जापान ने ज़मीन की एक लेबोरेटरी से सैटेलाइट पर एक फोटोन को ट्रांसपोर्ट किया है इंटेंगलमेंट की मदद से 300 किलोमीटर। स्टार ट्रैक, टेलीपोर्टेशन, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हमने बड़ी मरतबा मूवीज़ में देखे हैं। अब फिर वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है और मेरे पास दो चैम्बर्स हैं, और ये जो चैम्बर्स हैं इनमें अगर हम जाके, इसमें जाकर अब हम एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर इस चैम्बर में आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक टेलीपोर्ट होना चाहता हूँ। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं या ये पूरा का पूरा चैम्बर इंटेंगल्ड होना चाहिए इस पूरे के पूरे चैम्बर के साथ। तो फिर ही ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शेयर करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों चैम्बर्स जो हैं, चाहे ये दूसरे मुल्कों में हैं, पर ये इंटेंगल्ड हैं। जब ये इंटेंगल्ड हैं तो यहाँ पर एक स्कैनर लगा होगा जो कि मेरी सारी क्वांटम स्टेट्स को, मेरे पार्टिकल्स जो मुझे बना रहे हैं उनकी क्वांटम स्टेट्स को रीड करेगा। तो जब वो रीड करेगा, क्योंकि ये दोनों चैम्बर्स जो हैं वो इंटेंगल्ड हैं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी उसी स्टेट में आ जाएंगे। अच्छा, अब बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक नहीं है, कोई सैटेलाइट लिंक नहीं है, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और ये उसी वक्त एट अ टाइम दोनों काम हो रहे होंगे। पर जब ये स्कैनर ने मेरी क्वांटम स्टेट्स को रीड किया, मेरे पार्टिकल जो मुझे बना रहे हैं उनकी क्वांटम स्टेट्स को रीड किया, तो उसके बाद मैं डिसइंटीग्रेट होऊंगा। सबसे पहले मैं डिसइंटीग्रेट होऊंगा, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वांटम स्टेट्स को तो फिर वो नहीं रहती। तो मैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और छोटा से पाउडर में कन्वर्ट होकर शायद नीचे गिर जाऊँ, और ये मैं लाइटर साइड पे कह रहा हूँ।
उसी वक्त मैं दूसरी तरफ जो है, जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास बहुत पार्टिकल्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से सेट किया जाएगा कि वो मेरी शक्ल इख्तियार कर देंगे। अब इसमें फ़िलासफ़ी का क्वेश्चन है और वो ये कि क्या ये मैं हूँगा या मेरे जैसा कोई और हम शक्ल होगा। इस पर साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं। पर एक चीज़ थोड़ी सी डराने वाली है और वो ये है कि मैं पहले ख़त्म होऊंगा और फिर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकूँगा। एंटेंगलमेंट की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, जो कि फ्यूचर में आ रहा है और इसमें हम एंटेंगलमेंट का बहुत बड़ा रोल है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्वांटम फिज़िक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर MIT यूनिवर्सिटी USA में एक क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाया जा रहा है और उस क्वांटम कंप्यूटर की जो बुनियाद है वो बाइनरी बिट्स नहीं है। हमारे पास बाइनरी बिट्स होती हैं, या वो 0 होती हैं या 1 होती हैं। सपोज़ मैंने अपने घर से कॉल की और उसमें से 0 निकला और जहाँ पर मैंने कॉल की वहाँ उन्होंने रिसीव किया तो वो 0 0 ही रहेगा। पर क्वांटम बिट्स ऐसे नहीं होती जिनको हम क्यूबिट्स कहते हैं। हो सकता है कि ये जब मैंने कॉल की उस वक्त 0 हो इनकी वैल्यू और दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते ये 1 हो गई। ये भी हो सकता है कि ये दो मुख्तलिफ जगह पर एग्जिस्ट करें, 0 फॉर्म में भी और 1 फॉर्म में। तो इनकी कोई एक वैल्यू नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है एट अ टाइम मुख्तलिफ जगह पर ले सकती हैं। और इसकी वजह से हम बहुत छोटे कुछ एटम के कंप्यूटर से बड़े बड़े काम ले सकते हैं जो आज की दुनिया में हमने सोचा नहीं है। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए सुपर कंडक्टर्स, गोल्ड और उसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कंप्यूटर कैसे काम करेगा। सपोज़ ये हमारा पुराना कंप्यूटर है और उसमें मैं एक मेज़ में फंस गया हूँ और मैंने इस मेज़ से निकलना है। तो मैं यहाँ पर भागता फिरूँगा, डेड एंड्स आएंगे, मैं वहाँ से वापस आऊँगा, फिर दौड़ूंगा। तो एट अ टाइम मैं एक काम कर रहा हूँगा। मेरा ये कंप्यूटर जो है इस मेज़ को सॉल्व करने के लिए एट अ टाइम एक काम कर रहा होगा और वो क्या है कि वो मुझे मुख्तलिफ रास्ते दिखा रहा होगा, मैं वहाँ उन रास्तों को जज कर रहा हूँगा और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँगा। अच्छा, अगर ये मेज़ बहुत बड़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अज्यूम करें हम क्वांटम कंप्यूटर में आते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर की बिट ये कहती है कि 0 और 1 एट अ टाइम वो हो सकती है, क्यूबिट। उसका मतलब ये है कि मैं मुख्तलिफ स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता हूँ और मेरे बहुत सारे हम शक्ल जो है वो आ जाएंगे और वो पैरेलल में दोबारा एग्ज़िट ढूंढना शुरू कर देंगे इस मेज़ की। अब क्या होगा, मल्टीटास्किंग होगी, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो सोल्यूशन को ढूंढ रहे होंगे और वो बहुत जल्दी सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगर ये मेज़ बहुत बड़ा हो जाए तो आप ये देखिएगा कि जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो हमारे कंप्यूटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। सपोज़ अगर मुझे कुछ एटम का क्वांटम कंप्यूटर के बराबर अपना नॉर्मल कंप्यूटर बनाना पड़े तो वो बहुत बड़ा कंप्यूटर बनेगा और वो इस मेज़ को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अब आपको पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो जो कंप्यूटर बनाएगी उसकी पावर जो है वो क्या होगी, और ये पावर हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। मसलन हम वेदर की फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, हम साइंस सिमुलेशंस जो हैं वो चलाएंगे और देखेंगे कि बिग बैंग कैसी हुई, हमारे सुपर कंप्यूटर्स बदल जाएंगे, एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज़ करेगी स्पीड जो है। और आज के सुपर कंप्यूटर के बराबर अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर बनाऊं तो वो रेत के एक ज़र्रे के बराबर होगा, इतना छोटा प्रोसेसिंग यूनिट होगा उस कंप्यूटर का। आइंस्टाइन को हमेशा ये मसला रहा कि हमारी जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसमें हर चीज़ जो है वो नपी तुली होती है, वो विद प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जिस तरह मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ तो मैं कहीं और नहीं हो सकता, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम जाते हैं या एटम के लेवल पे जाते हैं तो चीज़ें प्रोबेबिलिस्टिक होती हैं। एक ही जगह पर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोग जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि अगर ये क्लासिकल फिज़िक्स में है तो ये सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों है, और इस डिफरेंस पर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ थेरीज़ दी हैं और उनमें से कुछ थेरीज़ ये हैं कि शायद हमारे भी मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मेरे भी मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरीके से क्वांटम लेवल पे हम निचले लेवल पे जाते हैं और वहाँ पर एटम और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मल्टीपल शेडोज़ कह लें या मल्टीपल इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पर भी ऐसे इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं। हम उनको इसलिए नहीं देख सकते कि हो सकता है कि वो हमारे इमेजेस या हमारी कॉपीज़ जो हैं वो पैरेलल में मुख्तलिफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हूँ।
तो ये एक मल्टी यूनिवर्स का भी यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिस पर साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आइंस्टाइन की रिजर्वेशंस थी क्वांटम मैकेनिक्स पर, और वो रिजर्वेशन क्या थी? वो रिजर्वेशन ये थी कि आप चीज़ें कैसे चेंज हो सकती हैं अगर हम उनको मेयर करें। मसलन अगर मैं चाँद को देखूं तो ये कैसे हो सकता है कि चाँद की पोजीशन चेंज हो जाए मेरे देखने की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इवेंट जो है वो यहाँ पर हो और उसका इफेक्ट जो है वो चाँद पर हो, या उसका इफेक्ट बहुत दूर हो। इंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं कि हम इंटेंगलमेंट से फ्यूचर में बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 भेजूंगा तो मुझे पता है कि वहाँ पर 1 होगा, और अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा क्वांटम स्टेट को तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्वांटम स्टेट जो है वो 0 होगी। तो ये, और फिर उनका ये क्वेश्चन था कि क्या इंटेंगलमेंट जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं, आइंस्टाइन खुद ये कहता है कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ मूव नहीं कर सकती, तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है? तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इंटेंगलमेंट जो है उसकी कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। फ्यूचर का इंटरनेट, फ्यूचर की कम्युनिकेशन, टेलीपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इंटेंगलमेंट की वजह से पॉसिबल हो सकती हैं। अगर ये आपको पूरी वीडियो समझ नहीं आई तो आप इससे पहले की वीडियो क्वांटम फिज़िक्स ज़रूर देखिए, वो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगा।